नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले आपको बता दूं कि आज पाठशाला में क्या क्या है और कौन कौन सी क्लास लगेगी। चुनाव जीतने के लिए इंडी गठबंधन की घुसपैठियों से मोहब्बत। उधर मोदी ने ठोकना शुरू कर दिया है, कैसे आज आपको दिखाऊंगा। मोदी योगी ने मोर्चा खोल दिया, भारत में बांग्लादेशी घुसपैठिए नहीं चलेंगे बॉस। मोदी हिंदू को जोड़ने में पसीना बहा रहे, लेकिन एक मुश्त मुस्लिम वोट लेने की स्क्रिप्ट कौन लिख रहा है पर्दे के पीछे, आज इसका चैप्टर भी होगा। पहले सॉरी सॉरी, फिर ओवैसी किसको देखकर बोले मेरी महबूबा आ रही है, आज ये भी दिखाऊंगा। इसके बाद बात होगी मोदी के दोस्त ट्रंप का खुला ऐलान, अपनी टीम में हिंदुओं को कैसे बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दे दी, आज आपको दिखाऊंगा। डोनाल्ड ट्रंप की टीम में वो तुलसी जिसने मोदी विरोधियों तक की क्लास लगा दी थी, आज उससे मिलवाऊंगा। ट्रंप ने जिसे बड़े काम के लिए चुना, उसने ताल ठोक के कहा फर्जी हिंदू नहीं हूं, आज उससे भी मिलवाऊंगा। इसके अलावा महाराष्ट्र चुनाव में बड़ा ट्विस्ट आ गया, बागेश्वर बाबा की एंट्री हो गई। किसे बोले कि छोड़ेंगे नहीं, यह भी देखिएगा। बाबा बागेश्वर ने मुसलमानों और हिंदू राष्ट्र पर कौन सी बड़ी बात कही है, वो भी दिखाऊंगा। और यूपी में अखिलेश ने उपचुनाव के पहले माहौल बनाया। योगी ने एक मीटिंग में लाखों छात्रों का दर्द निपटाया क्या? सड़क पर बैठे यूपी के छात्रों के लिए योगी ने क्या इलाज ढूंढा है, आज इसका चैप्टर भी होगा। लेकिन पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। महाराष्ट्र में चुनाव आयोग की सख्ती जारी है। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने आज नासिक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बैग की तलाशी ली। इस दौरान वीडियोग्राफी भी की गई। वहीं महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले का हेलीकॉप्टर भी चेक किया गया, बैग चेक किया गया। जबकि चुनाव आयोग के अधिकारियों ने अहमदनगर में शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे के बैग की आज दोबारा जांच की। दिल्ली चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को बड़ी राहत मिली है। मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ने बाजी मार ली। आम आदमी पार्टी के महेश खिंची मेयर बन गए। महेश खिंची को 133 वोट मिले और बीजेपी के कृष्ण लाल को 130। आम आदमी पार्टी के पार्षदों की तरफ से क्रॉस वोटिंग भी की गई। 10 पार्षदों ने बीजेपी कैंडिडेट को वोट दिया। कांग्रेस के 8 पार्षदों ने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। दिल्ली में कल से ग्रैब 3 लागू हो जाएगा। दिल्ली में आज जहांगीरपुरी में एयर क्वालिटी इंडेक्स 600 के पार दर्ज हुआ, जबकि 14 स्टेशंस पर AQI का औसत 450 से भी ऊपर था। इसके बाद मंत्री गोपाल राय ने ग्रीन वॉर रूम में अधिकारियों के साथ बैठक की। वहीं बीजेपी ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के लिए अरविंद केजरीवाल सरकार को जिम्मेदार ठहराया। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर प्रियंका वाड्रा ने भी पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, वायनाड से दिल्ली लौटकर लगा जैसे गैस चैंबर में हो। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को आज कोर्ट से बड़ी राहत मिली। दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। अमानतुल्लाह खान को ईडी ने 2 सितंबर को लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। इसके बाद से वो न्यायिक हिरासत में थे। अमानतुल्लाह को बेल मिलने पर केजरीवाल ने कहा कि आपके सभी नेता छूट गए। श्रीनगर के मुस्लिम पब्लिक स्कूल में आज भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। जिस वक्त स्कूल में आग लगी, उस वक्त स्कूल में करीब 500 बच्चे और टीचर्स मौजूद थे। आग लगते ही भगदड़ मची। इसके बाद पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों ने मोर्चा संभाला और सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला। बिहार के मुंगेर में कोलकाता और बिहार एसटीएफ के ज्वाइंट ऑपरेशन में अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने भारी मात्रा में हथियारों के साथ 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। हथियार बनाने के लिए अंडरग्राउंड चैम्बर में सेटअप लगाया गया था, जिसमें पिस्टल बनाने के लिए मशीनों का इस्तेमाल हो रहा था। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास, चुनाव जीतने के लिए इंडी की घुसपैठियों से मोहब्बत। उधर मोदी ने ठोकना शुरू कर दिया। मोदी योगी ने मोर्चा खोल दिया, भारत में बांग्लादेशी घुसपैठिए नहीं चलेंगे। मोदी हिंदू को जोड़ने में पसीना बहा रहे, लेकिन एक मुश्त मुस्लिम वोट लेने की स्क्रिप्ट कौन लिख रहा है? पहले सॉरी सॉरी और फिर ओवैसी किसको देखकर बोले मेरी महबूबा आ रही है। सबसे पहले इसका चैप्टर। चुनाव आएंगे जाएंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी चुनाव के लिए देशहित से समझौता करने वालों में से नहीं है। और इधर मोदी विरोधियों का हाल यह है कि मोदी को हराने के लिए बांग्लादेशी घुसपैठियों तक के सामने लमलेट हो जाने को तैयार है। मतलब गजब ही कर रखा है इन लोगों ने भाई। चुनाव में इस वक्त 2 मुद्दे छाए हुए हैं। एक मुद्दा है कि महाराष्ट्र में प्लानिंग करके मुसलमानों की एक तरफा वोटिंग कैसे हो रही है।
या करवाने का प्रयास हो रहा है। दूसरा मुद्दा है कि झारखंड में बांग्लादेशियों की अवैध घुसपैठ, और ये दोनों मुद्दे ऐसे हैं जिसमें इंडी गठबंधन बुरी तरह से फंसा हुआ है। मोदी इन दोनों ही मुद्दों पर इंडी गठबंधन को ठोक भी रहे हैं और देश में घुसपैठ कराने वालों को उनकी एजेंसियां ठोक रही। नरेंद्र मोदी तो अब चुनावी मंच से खुली चुनौतियां तक दे रहे हैं, ऐसे ऐसे सवाल पूछ रहे हैं कि इंडी गठबंधन से जवाब देते नहीं बदला। और जवाब दे भी तो कैसे, जब इंडी गठबंधन ने काम ही ऐसे किए हैं। इंडी गठबंधन के पास नरेंद्र मोदी की इस बात का कोई जवाब ही नहीं है कि उनकी सरकार के रहते हुए झारखंड में घुसपैठिए कैसे बढ़ गए। भाई, उसे रोकने के लिए क्या कर रहे हैं? उल्टे इंडी गठबंधन तो झारखंड में घुसपैठियों को सिलेंडर बांटने की बातें कर रहा है कि घुसपैठियों को भी सिलेंडर बांट दिए जाएंगे। इसके बारे में आगे बताऊंगा। दूसरी बात, इंडी गठबंधन के पास इस बात का भी कोई जवाब नहीं है कि महाराष्ट्र में कैसे एक तरफा वोटिंग का खेल चल रहा है। पर्दे के पीछे कौन लोग लगे हैं जो मुसलमानों की एक तरफा वोटिंग करवाने की तैयारी कर रहे हैं, जिसे बीजेपी वोट जिहाद का नाम दे रही है। ये दोनों मुद्दे ऐसे हैं जिसे बीजेपी जबरदस्त तरीके से उठा रही है। मतलब एक तरफ हिंदुओं को जोड़ो और दूसरी तरफ देश को बताओ कि देखो ये लोग मोदी को हराने के नाम पर घुसपैठियों के साथ भी जाने को तैयार हैं। एक तरफा वोटिंग के लिए स्क्रिप्टें लिखी जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर हर बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा नेता इस बात पर जोर दे रहा है। जैसे झारखंड में अवैध घुसपैठ पर पीएम मोदी बोल चुके हैं कि झारखंड में रोटी, बेटी और माटी को बचाएंगे। पहले आप एक बार सुनिए पीएम मोदी ने अवैध घुसपैठ के मुद्दे को कैसे बड़ी प्रमुखता से उठाया, फिर बताऊंगा कि कैसे इस मामले में घिरने के बावजूद इंडी गठबंधन की अवैध घुसपैठियों से मोहब्बत ही कम नहीं हो रही भाई। लेकिन पहले पीएम को सुनिए। जेएमएम कांग्रेस में बाहर से आए घुसपैठियों को यहां का परमानेंट निवासी बनाने के लिए हर गलत काम किए गए। इन घुसपैठियों को उनके लिए रातों रात पक्के कागज बनाए गए। आदिवासी बेटियों को शादी के नाम पर ठगा गया और जमीन हथिया ली गई। इन घुसपैठियों ने आपसे आपका रोजगार छीन लिया, आपकी रोटी भी छीन ली। और इस पर यहां की सरकार का दोहरा रवैया देखिए। जेएमएम सरकार ने कोर्ट में कह दिया कि झारखंड में कोई घुसपैठ हुई नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने झारखंड में रोटी, बेटी, माटी बचाने का नारा दिया और यह नारा गजब का हिट है। इस चुनाव का बड़ा मुद्दा बन गया कि बांग्लादेश से रोहिंग्याज कैसे झारखंड में आकर बस रहे हैं और इसकी वजह से पूरी डेमोग्राफी बदल रही और ये घुसपैठिए आकर आदिवासियों की जमीन, उनका हक छीन रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह इस पर लगातार कह रहे हैं कि झारखंड में सरकार बनते ही एक एक करके घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे और आदिवासियों की जो जमीन हड़पी गई उसे वापस दिलाएंगे। यानी मोदी, शाह सब मिलकर यह कह रहे हैं कि इस देश में चाहे झारखंड हो चाहे कोई और जगह हो, वहां घुसपैठिए बर्दाश्त नहीं होंगे बॉस। अमित शाह को भी सुनिए, फिर आपको बताऊंगा इसी तरह से महाराष्ट्र में कैसे मुसलमानों की एक तरफा वोटिंग बहुत बड़ा मुद्दा बन गई है। पहले अमित शाह को सुनिए। जो घुसपैठिए हमारी बोली आदिवासी बहनों की जमीन हड़प लिए है, मैं उनको भी कहना चाहता हूं, घुसपैठियों को भी कान खोलकर सुन लो। हेमंत सरकार का समय समाप्त हुआ, घुसपैठियों आपका भी समय समाप्त हुआ। एक एक को चुन चुनकर झारखंड से वापिस भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। हम एक ऐसा कानून लेकर आएंगे जो कानून भेद से आदिवासियों की जमीन हड़पे है, वो जमीन वापिस देनी पड़ेगी, वापिस देनी पड़ेगी। झारखंड में अवैध घुसपैठ का मुद्दा हावी है तो महाराष्ट्र में बीजेपी वोट जिहाद का मुद्दा उठा रही। बीजेपी के मुताबिक महाराष्ट्र के मुस्लिम बहुल इलाकों में
मुस्लिम वोटर्स ने एक तरफा इंडी गठबंधन के पक्ष में वोटिंग की। इसे ही बीजेपी वोट जिहाद का नाम दे रही और इसे काउंटर करने के लिए हिंदू वोटों को एकजुट कर रही है। सुनिए वोट जिहाद का जो नाम बीजेपी दे रही है उस पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस क्या कह रहे हैं। लोकसभेपासनं एक नवीन स्ट्रॅटेजी आखली आणि या धुळ्यामध्ये ते वोट जिहाद करतायत। वोट जिहाद। अरे आमच्या धुळ्याच्या लोकसभेमध्ये आम्ही 1,90,000 मतांनी 5 मतदारसंघात पुढे गेलो एकट्या मालेगाव सेंट्रलच्या आणि या धुळ्यातल्या वोट जिहादमुळे 4,000 मतांनी आम्हाला पराजित व्हावं लागलं। महाराष्ट्र में एक तरफा वोटिंग का मुद्दा हो या फिर झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा, दोनों मुद्दे बहुत गंभीर मुद्दे हैं। लेकिन इंडी गठबंधन के लिए तो जैसे कोई मुद्दा ही नहीं, वो तो हल्के में ले रही है इसको। इंडी गठबंधन का अप्रोच किस तरह से नॉन सीरियस है उसे आप इस बात से समझिए कि झारखंड में कांग्रेस के प्रभारी कोई छोटे मोटे नेता नहीं है भाई। झारखंड के कांग्रेस के प्रभारी हैं गुलाम अहमद मीर। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि झारखंड में उनकी सरकार बनी तो घुसपैठियों को भी 450 रुपए में सिलेंडर दिया जाएगा। एक बार सुनिए गुलाम अहमद मीर ने क्या कहा, फिर आपको बताऊंगा कि कैसे पीएम मोदी ने कांग्रेस की इस बात पर महाराष्ट्र से जवाब दिया और यह मामला सिर्फ झारखंड का नहीं महाराष्ट्र में भी बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया है। जैसे सरकार बनेगी 1 दिसंबर से गैस सिलेंडर का कीमत सिर्फ 450 रुपए। ये आम जनता, ना उसमें हिंदू देखा जाएगा, ना मुसलमान देखा जाएगा, ना घुसपैठिए देखा जाएगा, तो ना कोई और चीज देखा जाएगा। जो भी झारखंड वासी है वो किसी भी सोच से हो, किसी भी तबके से हो, उसको 450 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। सुन रहे हैं आप कि घुसपैठिया भी नहीं देखेंगे, 450 रुपए में सिलेंडर दे देंगे, बस हमारी सरकार बनने दो। वो सरकार से मतलब है, देश से मतलब नहीं है। और कम से कम इसी बहाने आप मान तो रहे हो ना कि झारखंड में घुसपैठिए हैं, इसका मतलब तभी आप कह रहे हो ना कि घुसपैठिया हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई हो, हम नहीं देखेंगे, सबको सिलेंडर दे देंगे, बस हमारी सरकार बनवा दो। मान रहे हो इसका मतलब झारखंड में घुसपैठिए हैं? पीएम मोदी, अमित शाह इसका मतलब गलत नहीं बोल रहे हैं? कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर के बयान से यह बात साफ हो गई कि कांग्रेस घुसपैठियों पर कितनी मेहरबान। बीजेपी बार बार यही आरोप लगा रही है कि झारखंड में इंडी गठबंधन आदिवासियों का हक छीनकर घुसपैठियों को दे रही। इसी मुद्दे पर आज पीएम मोदी ने महाराष्ट्र की धरती से कांग्रेस को घेरा। पीएम ने पूछा कि जो लोग घुसपैठिए की आरती उतारते हैं, क्या ऐसे लोगों को मौका मिलना चाहिए? एक बार सुनिए महाराष्ट्र के रायगढ़ से पीएम ने क्या कहा। आज कांग्रेस के एक नेता ने झारखंड में घोषणा की है कि वे सस्ते गैस सिलेंडर हिंदुओं को देंगे, मुसलमानों को देंगे और आगे क्या कहते हैं, जो घुसपैठिए हैं उनको भी देंगे। ये जो घुसपैठियों की आरती उतारते हैं, क्या ऐसे लोगों को देश में कहीं पर भी अवसर मिलना चाहिए क्या? देखिए बात यही है कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। यह कहने को कहा जाता है कि हिंदुओं से कहा जा रहा है, लेकिन यह देश के लिए बॉस, कि देश एकजुट रहेगा तभी तो बाहरियों से बचेगा। यहां अपने लोगों को चीजें दी जाएंगी कि बाहर वालों को दी जाएंगी? आप सोचिए, बांग्लादेश से आकर अवैध रूप से बसे लोग वोट नहीं डाल सकते, इसके बावजूद कांग्रेस के प्रभारी कह रहे हैं कि घुसपैठियों को सिलेंडर देने में भी भेदभाव नहीं होगा। यानी दाल में कुछ तो काला है। उनको भी पता है कि घुसपैठिए हैं, इसका मतलब। दरअसल बीजेपी का आरोप ही है कि इंडी गठबंधन झारखंड में अवैध तरीके से घुसपैठियों को बसा रहा है या बसने दे रहा है। इन घुसपैठियों को अपना वोट बैंक बना रहा है और इसके लिए घुसपैठियों का फर्जी आधार कार्ड तक बनाया जा रहा है। हमने आपको 2 दिन पहले ही बताया था कि कैसे ईडी ने झारखंड और पश्चिम बंगाल में रेड डाली और भारत में बसने वाले अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ा। ईडी को इस रेड में बिल्कुल असली दिखने वाला फर्जी आधार कार्ड तक मिला था। इन फर्जी दस्तावेजों के दम पर ही अवैध घुसपैठिए फर्जी वोटर आईडी भी बना सकते हैं और वोट डाल सकते हैं। यह सब खेल चल रहा है देश में। यह कोई एक राज्य का मुद्दा नहीं है बॉस, और यह कोई छोटा मुद्दा भी नहीं है। यह झारखंड चुनाव तक सीमित रहने वाला मुद्दा नहीं है, यह देश की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है। इसलिए ईडी पूरे घुसपैठ सिंडिकेट की जांच कर रही है।
ईडी ने जिस मामले में छापेमारी की है वो अवैध घुसपैठ में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। ईडी ने इसमें 2 बांग्लादेशी नागरिकों समेत 4 लोगों को पकड़ा है। ये सभी आरोपी बांग्लादेश से भारत में अवैध मानव तस्करी में शामिल थे। अवैध घुसपैठ के पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए इसकी फंडिंग की जड़ों को तलाश रही है। ईडी का आरोप है कि घुसपैठ के सिंडिकेट में शामिल लोग चोरी छिपे अवैध बांग्लादेशियों को भारत लाते हैं, फर्जी दस्तावेजों के आधार पर उन्हें भारतीय नागरिक बनाते हैं और यहीं बसा देते हैं। इस नेटवर्क के जरिए बांग्लादेश से लड़कियों को भारत लाया जाता है और उन्हें देह व्यापार में धकेल दिया जाता है। ईडी को रेड में वो डॉक्यूमेंट्स भी मिले हैं जिसमें देह व्यापार का रैकेट चलाने के लिए पैसों के लेन देन का भी जिक्र है। और यह सब तो वो मामला है जो अभी सामने आया है, जिस पर सितंबर में ईडी जांच शुरू कर चुकी है। घुसपैठियों का ऐसा पूरा नेटवर्क कहा जा रहा कि कई जगह फैला होगा जिसे खत्म करने की जरूरत है। इसलिए झारखंड में बीजेपी इसे मुद्दा बनाकर इस पर वोट मांग रही है कि अगर यह रोकना है तो जिनके राज में यह हो रहा है उनको भी कुर्सी तक पहुंचने से रोकना होगा। झारखंड के चुनाव में प्रचार के लिए उतरे सीएम योगी भी घुसपैठियों को सिलेंडर देने के ऐलान पर कांग्रेस को घेर रहे हैं। सीएम योगी को भी सुनिए, फिर बताऊंगा कि महाराष्ट्र में वोट जिहाद का मुद्दा है क्या और कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। अभी कांग्रेस के कोई एक प्रभारी आए थे, कह रहे थे सरकार आएगी तो सिलेंडर देंगे। अरे जब तुम्हारी सरकार थी तब क्या कर रहे थे? तब क्यों नहीं दिया? तब क्यों नहीं दिया? और वो तो कहता है, क्या कह रहा है, यानी हिंदू को भी देंगे, मुसलमान को भी देंगे और घुसपैठियों को भी देंगे। अब यहां के जनजातीय बंधुओं का अधिकार घुसपैठियों को क्यों देंगे? भाजपा इस बात को कह सकती है कि योजना का लाभ जनजाति को मिलेगा, झारखंड वासियों को मिलेगा, घुसपैठी को नहीं मिलेगा। झारखंड में जिस तरह से कांग्रेस के प्रभारी घुसपैठियों पर मेहरबान हो रहे हैं, उस पर पीएम मोदी और सीएम योगी के अटैक से आप समझ सकते हैं कि बीजेपी के लिए यह कितना बड़ा और गंभीर मुद्दा है, क्योंकि मामला राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ा है। बीजेपी का पूरा कैंपेन इस मुद्दे पर टिका है। बीजेपी का आरोप है कि घुसपैठ की वजह से झारखंड में आदिवासी इलाके संथल परगना और कोल्हल रीजन में डेमोग्राफी तक बदल रही है। बीजेपी कह रही है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए यहां की आदिवासी महिलाओं से शादी करके उनको मिलने वाले फायदों का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं और उनके नाम पर जमीन हड़प ले रहे हैं। बीजेपी यह कह चुकी है कि घुसपैठिए जो आदिवासी महिलाओं से शादी कर रहे हैं उनके बच्चों को कोई आदिवासी अधिकार नहीं देंगे। प्रचार के दौरान पीएम मोदी भी कह चुके हैं कि झारखंड में घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा है। संथाल परगना में आदिवासी जनसंख्या घटकर आधी रह गई है। पीएम मोदी आरोप लगा चुके हैं कि झारखंड की जेएमएम सरकार घुसपैठियों को भारत का परमानेंट नागरिक बना रही है। अमित शाह भी यह ऐलान कर चुके हैं कि वो बीजेपी की सरकार बनते ही इस मुद्दे पर कमेटी बनवाएंगे और अवैध रूप से बसे लोगों को बाहर करेंगे। झारखंड में घुसपैठ का मुद्दा हावी है तो महाराष्ट्र में बीजेपी ने वोट जिहाद को मुद्दा बनाया है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया आरोप लगा चुके हैं कि महाराष्ट्र के मालेगांव में वोट जिहाद के लिए 125 करोड़ की फंडिंग हुई। इस बीच मालेगांव के एक व्यापारी पर लगे मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ईडी ने छापेमारी की। महाराष्ट्र और गुजरात में कई लोकेशन पर छापेमारी हुई है। ईडी ने बताया कि मालेगांव में एक व्यापारी पर आरोप है कि उसने दूसरे लोगों के बैंक अकाउंट का मिसयूज किया और उसके जरिए 100 करोड़ का लेन देन किया। ईडी ने मालेगांव, नासिक और मुंबई में 23 जगहों पर छापे मारे। इसके अलावा अहमदाबाद और सूरत में भी रेड पड़ी है। ईडी का यह एक्शन मालेगांव पुलिस की एफआईआर के आधार पर हुआ, जिसमें एक लोकल ट्रेडर सिराज अहमद को आरोपी बनाया गया। सिराज पर आरोप है कि उसने अपने कुछ जानने वालों के केवाईसी डिटेल लेकर बैंक अकाउंट खुलवाए। इन बैंक अकाउंट्स में 2500 ट्रांजैक्शंस के जरिए ईडी को 100 करोड़ की लेन देन का पता चला। ईडी ये जांच कर रही है कि क्या इन पैसों का इस्तेमाल चुनावी फंडिंग के लिए होना था क्या। जब ईडी की रेड हुई तो किरीट सोमैया का दावा है कि उन्होंने जो आरोप लगाए थे वो सही साबित हो रहे हैं। मालेगांव में जो आरोप लगा रही है बीजेपी की वोट जिहाद हुआ, उसके लिए उनका कहना है कि करोड़ों की फंडिंग हुई और किरीट सोमैया का आरोप है कि वोट खरीदने के लिए वोटरों के बीच पैसे बांटे गए। सुनिए बीजेपी नेता किरीट सोमैया। मालेगांव वोट जिहाद का पैसा घोटाले में अब सिराज मोहम्मद और उनके साथीदार को गिरफ्तार किया गया है। कल मैंने मालेगांव में बैंक अधिकारी, पुलिस, कंप्लेनेंट सबसे चर्चा की। सिराज मोहम्मद ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र, नासिक मर्चेंट बैंक में 24 बेनामी अकाउंट खोले। लगभग देश भर के 200
बैंकों में से 200 करोड़ रुपया आया, 200 करोड़ रुपया हवाला से गायब हुआ और कड़क कार्रवाई और अन्य आरोपी को भी गिरफ्तार किया जाएगा। महाराष्ट्र में एक मुद्दा जाति की घातक राजनीति के खिलाफ हिंदू वोटों को एकजुट करने का भी, जिसके लिए पीएम मोदी लगातार प्रयास कर रहे हैं। कह रहे हैं लोगों से ये एक रहेंगे तभी सेफ रहेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र हिंदुओं को एकजुट करने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती, इसलिए यहां एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे वाले नारे की गूंज मची। आज पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में रैली की। पीएम मोदी ने कहा कि यह चुनाव सिर्फ नई सरकार चुनने का नहीं है, यह चुनाव एक और संभाजी महाराज को मानने वाले देशभक्त हैं और दूसरी तरफ औरंगजेब को का गुणगान करने वाले लोग। सुनिए पीएम मोदी को, फिर पीएम मोदी का आज का एक और शानदार वीडियो दिखाता हूं। महाराष्ट्र का ये चुनाव केवल नई सरकार चुनने का चुनाव नहीं है, एक और संभाजी महाराज को मानने वाले देशभक्त हैं। दूसरी ओर औरंगजेब का गुणगान करने वाले लोग हैं। औरंगाबाद को छत्रपति संभाजी नगर बनाने का सबसे ज्यादा तकलीफ इसे हुई थी, इसी कांग्रेस पार्टी को, अघाड़ी वालों को, जिसके पाले पोसे हुए लोग इस फैसले को परखने के लिए कोर्ट तक चले गए थे। महाराष्ट्र में आज पीएम मोदी ने ताबड़तोड़ 3 रैलियां की। उनकी आखिरी रैली मुंबई में हुई, जहां पीएम मोदी ने बताया कि महाराष्ट्र चुनाव में ये उनकी आखिरी जनसभा है। उन्होंने पूरे महाराष्ट्र का दौरा किया है। महाराष्ट्र का आशीर्वाद महायुति के साथ है। मुंबई से पहले पीएम मोदी ने पनवेल में भी रैली की। पनवेल में प्रचार के दौरान पीएम मोदी इस्कॉन मंदिर गए, जहां भजन कीर्तन के साथ उनका स्वागत हुआ। जरा ये वीडियो देखिए। महाराष्ट्र में इस बार बीजेपी बेहद अग्रेसिव स्टाइल में कैंपेनिंग कर रही है। पीएम मोदी और बीजेपी का एकदम क्लियर फंडा है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। बीजेपी इतना अग्रेसिव इसलिए भी है क्योंकि महाराष्ट्र में ओवैसी की भी एंट्री हो चुकी है और ओवैसी के टारगेट पर मुसलमान वोटर ही हैं, जिसके लिए ओवैसी खुलकर बात करते हैं। मुस्लिम वोट के लिए असदुद्दीन ओवैसी अपने छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी के 15 मिनट वाले भाषण का भी जिक्र कर रहे हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी ने तब कहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो तो पता चल जाएगा कि इसमें कितना दम है। अब सुनिए कैसे असदुद्दीन ओवैसी इसी 15 मिनट का जिक्र कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। खाली भाईजान से मोहब्बत है, दूसरों से नहीं है जी। तो मैं नोटिस ले लिया। सुनो सुनो, अभी टाइम कितना है? हाँ 15 मिनट है अभी। वेरी सॉरी, वेरी सॉरी। 9:45 देखो 9:45। अरे तो मैंने लिखा नोटिस में, सुनो सुनो आप, सुनो आप मीडिया वालों, 9:45 घड़ी चेक कर लो तुम्हारी भी। तो मैंने नोटिस में लिखा, फारूक सही बोल रहा ना, कुछ ऊपर नीचे तो नहीं हो रहा ना? यू आर हैप्पी, सेटिस्फाइड, माशाल्लाह। महाराष्ट्र में प्रचार के दौरान दरअसल ओवैसी को चुनाव आयोग का नोटिस मिला। ओवैसी सोलापुर में प्रचार कर रहे थे, तभी मंच पर ही पुलिस ने ओवैसी को नोटिस थमा दिया। नोटिस में किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस न पहुंचाने और भड़काऊ भाषण न देने की हिदायत दी गई थी। नोटिस मिलने के बाद ही ओवैसी ने 15 मिनट वाले भाषण की याद दिला दी।
ओवैसी ने यह भी कहा कि इस तरह का नोटिस पीएम मोदी को क्यों नहीं मिलता। मोदी को नोटिस नहीं दिए, ओवैसी को दिए। 3 दिन पहले मोदी आए थे, मोदी को देना था ना, देना था नहीं देना था, उनको नहीं दिए, ओवैसी को दिए, क्योंकि मैं सन इन लॉ हूं, क्या हूं नहीं मालूम। इन लाइटर वेन, डोंट टेक इट सीरियसली। अब ये आप बताइए, ये क्या है? जहां मैं चले जाता हूं महाराष्ट्र में, आपसे मोहब्बत का इस खत लेकर आए हैं हम, आइए। तो मैं भी उनको दिल में देख के बोला, वाह मेरी महबूबा आ रही है, वाह तेरा ही इंतजार था। यानी अब महबूबा की भी एंट्री हो गई। दरअसल लाइटर नोट पर ओवैसी चुनाव आयोग को महबूबा कह रहे हैं कि भाई वहां से नोटिस आ रहा है, कह रहे मैं दामाद हूं, मुझे ही मिलता है नोटिस, मोदी जी को तो नहीं मिलता। तो खैर ये सब बातें चल रही हैं, लेकिन महाराष्ट्र का चुनाव भी गर्मा गया है। इधर पाठशाला में अगली क्लास का वक्त हो गया। मोदी के दोस्त ट्रंप का खुला ऐलान, अपनी टीम में हिंदुओं को बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी। डोनाल्ड ट्रंप की टीम में वो तुलसी जिसने मोदी विरोधियों की क्लास लगा दी थी। ट्रंप ने जिसे बड़े काम के लिए चुना, उसने ताल ठोक कर कहा फर्जी हिंदू नहीं हूं। अब इसका चैप्टर। अमेरिका में चुनाव जीतने के बाद डोनाल्ड ट्रंप आजकल अपनी टीम बनाने में जुटे। ट्रंप की ये वो टीम होगी जिससे न सिर्फ अमेरिका में हड़कंप मचा है, बल्कि पूरी दुनिया में ट्रंप विरोधियों के हाथ पैर फूल रहे हैं। ट्रंप अपनी टीम में एक से बढ़कर एक जबरदस्त लोगों को सेलेक्ट कर रहे हैं। ट्रंप की इस टीम में हिंदू भी हैं, और आज बात ट्रंप के इन्हीं हिंदू मंत्रियों की हो, जिनके नाम सुनकर बांग्लादेश में कट्टरपंथी यूनुस सरकार से लेकर पाकिस्तान के आतंकी सरकार सब कांपेंगे। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है डोनाल्ड ट्रंप के लेटेस्ट सिलेक्शन की, जिनका नाम है तुलसी गबार्ड। तुलसी गबार्ड को ट्रंप ने डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस बनाया है। यह अमेरिका का बहुत बड़ा पद है। पूरे अमेरिका की सुरक्षा इसी एजेंसी की खुफिया जानकारियों पर टिकी रहती है। सोचिए, इतने बड़े पद के लिए ट्रंप ने एक हिंदू तुलसी गबार्ड पर भरोसा किया। ट्रंप के दूसरे हिंदू मंत्री का नाम विवेक रामास्वामी का है। विवेक रामास्वामी को ट्रंप ने अमेरिका में नए मंत्रालय की जिम्मेदारी दी है। यह नया मंत्रालय ट्रंप ने अमेरिका में ब्यूरोक्रेसी को टाइट करने और सरकार के कामकाज की क्षमता बढ़ाने के लिए बनाया। सोचिए, 2 सबसे अहम मंत्रालय डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदू मंत्रियों को दिए हैं, और ऐसे हिंदू मंत्रियों को दिए हैं जिन्हें खुद को हिंदू बताने में कोई संकोच नहीं होता। हिंदू रीति रिवाजों को फॉलो करने में कोई संकोच नहीं होता। इसमें सबसे ज्यादा चर्चा तुलसी गबार्ड की हो रही है, क्योंकि तुलसी गबार्ड के जितने फैन अमेरिका में हैं, उससे ज्यादा फैन तो इंडिया में हैं। तुलसी गबार्ड का नाम ही सिर्फ हिंदू नहीं है, वो माथे पे बिंदी लगाती हैं, ये हैं तुलसी गबार्ड। चूड़ियां और माला पहनती हैं, यहां तक कि कई बार उन्हें सलवार सूट में भी देखा जा चुका है। उन्हें देखकर अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता कि वो बचपन से अमेरिका में रही हैं और वहां की सांसद हैं। ऐसा लगता है कोई भारतीय है। सबसे बड़ी बात है कि तुलसी गबार्ड को हिंदू होने और खुद को हिंदू बताने में गर्व महसूस होता है। वो रहती अमेरिका में है, पढ़ाई लिखाई से लेकर कल्चर भी अमेरिका का फॉलो करती हैं, लेकिन जब धर्म की बात आती है तो हिंदुओं के साथ खड़ी नजर आती है। तुलसी गबार्ड न सिर्फ ट्रंप की सपोर्टर हैं, बल्कि तुलसी गबार्ड नरेंद्र मोदी की भी बड़ी फैन है। तुलसी गबार्ड को हिंदू धर्म से इतना लगाव क्यों है भाई, वो भी आपको जानना चाहिए। तुलसी गबार्ड का भारत से कोई नाता नहीं है, लेकिन उनकी मां ने हिंदू धर्म अपना लिया था, जिसके चलते उन्होंने अपने बच्चों के नाम भी हिंदू धर्म वाले रखे। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि तुलसी गबार्ड के भाई का नाम जय गबार्ड और बहन का नाम वृंदावन गबार्ड है। तुलसी गबार्ड भी हिंदू धर्म को ही मानती हैं और वो पूरी तरह से शाकाहारी हैं। तुलसी गबार्ड का बचपन हवाई में बीता, जहां उन्होंने मार्शल आर्ट और योग भी सीखा। उन्होंने बचपन से ही भगवत गीता से कर्म जैसे आध्यात्मिक सिद्धांतों को सीखा। बचपन से ही वो साइंस ऑफ आइडेंटिटी फाउंडेशन से जुड़ी रही, जो एक वैष्णव हिंदू संगठन है। यह संगठन इस्कॉन से जुड़ा हुआ है। तुलसी अमेरिका की पहली हिंदू महिला सांसद हैं। वो हवाई से 2013 से लेकर 2021 तक सांसद रह चुकी। इस तरह से तुलसी गबार्ड पीएम मोदी को बहुत पसंद करती हैं। इसे आप इस बात से समझिए कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी पहली बार सत्ता में आए, तो तुलसी गबार्ड ने उनसे मुलाकात की थी। उसी मुलाकात की तस्वीर।
इस दौरान तुलसी गबार्ड ने वही गीता पीएम मोदी को गिफ्ट की थी जिस गीता पर हाथ रखकर उन्होंने सांसद पद की शपथ ली। सोचिए कि जो किताब उनके लिए इतनी स्पेशल है, जो गीता उनके लिए इतनी स्पेशल है, जिस पर हाथ रखकर शपथ ली, वो उनकी जिंदगी के यादों का एक अहम हिस्सा है, वो याद उन्होंने नरेंद्र मोदी को गिफ्ट कर दी। सोचिए कितना नरेंद्र मोदी को पसंद करती। सिर्फ इतना ही नहीं, जब पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी को लेकर एजेंडा चलाया जा रहा था, जब 2002 के दंगों को लेकर नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था, तब यही तुलसी गबार्ड और इन जैसे कुछ नेता थे जो इस मामले में सबकी बोलती बंद कर देते थे। एक बार एक रिपोर्टर ने 2002 के दंगों को लेकर तुलसी गबार्ड से सवाल किया था, तो तुलसी गबार्ड ने ऐसा जवाब दिया कि रिपोर्टर की बोलती ही बंद हो गई। तुलसी गबार्ड पीएम मोदी की पुरानी फैन रही है। तुलसी गबार्ड नरेंद्र मोदी के पीएम बनने से बहुत पहले से उनकी सपोर्टर रही। 2014 में जब नरेंद्र मोदी पूर्ण बहुमत के साथ जीते और प्रधानमंत्री बने, तो अमेरिका में ओवरसीज बीजेपी ने कार्यक्रम का आयोजन किया था। उस कार्यक्रम में तुलसी गबार्ड भी मौजूद थी। यह उसी वक्त की तस्वीर है जहां उन्हें पीएम मोदी के बुकलेट और बीजेपी के मफलर के साथ देखा गया था। तब से तुलसी गबार्ड का भारत और पीएम मोदी से कनेक्शन और गहरा होता चला गया। तुलसी गबार्ड और पीएम मोदी की बॉन्डिंग कई मौकों पर देखने को मिली। पीएम मोदी जब 2019 में अमेरिका की यात्रा पर गए थे, तो तुलसी गबार्ड पीएम मोदी से मिलने न्यूयॉर्क भी गई। तुलसी गबार्ड को डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस का जो पोस्ट ट्रंप ने दिया है, वो कोई छोटा मोटा पद नहीं। तुलसी गबार्ड के हाथ में अब अमेरिका की सुरक्षा की जिम्मेदारी आ गई। डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस यानी जिसके पास अमेरिका की सिक्योरिटी से जुड़ी हुई सारी जानकारी होगी, और इस पोस्ट पर जो बैठेगा उसकी ताकत ट्रंप से कम नहीं मानी जा सकती, क्योंकि उसके कहने पर ही ट्रंप बहुत से बड़े फैसले लेंगे। पूरे अमेरिका की इंटेलिजेंस कम्युनिटी का लीडर डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस यानी डीएनआई होता है, जो अब तुलसी गबार्ड है। चाहे वो नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर हो या साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस सेंटर, फॉरेन इन्फ्लुएंस सेंटर हो या फिर नेशनल सिक्योरिटी सेंटर, ये सभी तुलसी गबार्ड के अंडर काम करें। पूरे अमेरिका में सिर्फ सीआईए और डीएनआई ही किसी भी पॉलिसी डिपार्टमेंट को रिपोर्ट नहीं करते, ये सीधे प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करते हैं। 9/11 हमले की रिपोर्ट में डीएनआई बनाने की सिफारिश की गई थी, जिसके बाद साल 2005 में डीएनआई अमेरिका के सीक्रेट इंटेलिजेंस सिस्टम को सीआईए के साथ संभालता है। अब आप समझ गए होंगे कि ट्रंप ने तुलसी गबार्ड को कितनी बड़ी जिम्मेदारी दी। तुलसी गबार्ड को ट्रंप ने ऐसा ही डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस नहीं बनाया। तुलसी गबार्ड सिर्फ कृष्ण और गीता की बात नहीं करती। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर वो पाकिस्तान और बांग्लादेश की क्लास लगा चुकी है। 2021 में तुलसी गबार्ड ने बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए अमेरिकी कांग्रेस में एक प्रस्ताव तक पेश किया था। इसके साथ ही इस प्रस्ताव में 1971 में अल्पसंख्यक समूह के खिलाफ क्रूरता के लिए उन्होंने पाकिस्तानी सेना की को भी खूब उधेड़ा था। प्रस्ताव में उन्होंने बताया कि कैसे 50 साल पहले पाकिस्तानी सेना ने बांग्लादेश में हजारों बंगाली हिंदुओं को मार डाला था। इसके साथ ही उन्होंने पाकिस्तान की जमीन का आतंकियों की ओर से इस्तेमाल होने का मुद्दा भी उठाया था। मतलब वो हिंदुओं के लिए तब से बात कर रही है जब उनके पास इतनी बड़ी जिम्मेदारी थी भी नहीं। अब सोचिए जिम्मेदारी आ गई है तो वो हिंदुओं के लिए क्या नहीं सोचेंगी, स्पेशली उन बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए जिन पर इतना अत्याचार हो रहा है। सोचिए हमारे यहां के नेता जो हिंदुओं के भर भर के वोट लेते हैं, उनको ये बोलने में शर्म आ जाएगी, आवाज नहीं निकलती उनकी कि बांग्लादेश के हिंदुओं को बचाओ, उन पर धर्म के को देखकर उन पर अत्याचार हो रहा है। और वहां अमेरिका में बैठी तुलसी गबार्ड खटाखट क्लियर बोलती हैं कि धर्म देख के हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। ट्रंप की टीम में तुलसी गबार्ड के अलावा एक और हिंदू को जगह मिली है। ट्रंप दोनों की सोच कई मुद्दों पर लगभग एक जैसी है। ट्रंप की तरह विवेक रामास्वामी अवैध प्रवासियों के डिपोटेशन के पक्ष में, बाहर निकालो इनको। ट्रंप की ही तरह अवैध प्रवासियों को विवेक रामास्वामी देश के लिए खतरा बताते हैं। ट्रंप की तरह विवेक रामास्वामी भी चीन पर सख्त रवैया रखते हैं, चीन पर अमेरिका की डिपेंडेंसी को खत्म करने के पक्ष में है, चीन की नीतियों से अमेरिकी कारोबार को नुकसान की बात करते हैं। यानी प्रमुख मुद्दों पर विवेक रामास्वामी खुलकर उनका समर्थन करते रहे। आपको विवेक रामास्वामी के बारे में थोड़ी और जानकारी देता हूं। विवेक रामास्वामी का जन्म अमेरिका के सिनासिनाटी में हुआ था। हार्वर्ड और येल लॉ स्कूल से विवेक रामास्वामी ने पढ़ाई की। विवेक रामास्वामी बायोटेक इंडस्ट्री में जाना पहचाना चेहरा है। 2014 में दवाओं को डेवलप करने वाली बायोटेक कंपनी रोइवेंट साइंसेज उन्होंने बनाई। साल 2015 में विवेक रामास्वामी फोर्ब्स मैगजीन के कवर पर फीचर हुए थे। विवेक रामास्वामी कई अन्य बायोफर्म कंपनियों के संस्थापक भी हैं। 2021 में विवेक रामास्वामी ने रोइवेंट के सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया था। ट्रंप ने अपनी टीम को यंग रखने की भी कोशिश की। ट्रंप की टीम में ज्यादातर लोग 40 से 45 साल के आसपास की उम्र में।
इसमें से एक है पीट हेग्सेथ, जिनको ट्रंप ने रक्षा मंत्री बनाया है। पीट हेग्सेथ अमेरिकी सेना में रह चुके हैं और फिलहाल वहां के न्यूज चैनल फॉक्स न्यूज में पॉपुलर एंकर हैं। फॉक्स न्यूज ने ही सबसे पहले ट्रंप की जीत का ऐलान किया। पीट हेग्सेथ ट्रंप के कट्टर समर्थक हैं। पीट हेग्सेथ के रक्षा मंत्री नॉमिनेट होने के बाद उनका एक पुराना बयान वायरल हो रहा है। 2019 में पीट हेग्सेथ ने अपनी ही टीवी शो पर कहा था कि उन्होंने 10 साल से हाथ नहीं धोए। पीट हेग्सेथ का कहना था कि बैक्टीरिया या कीटाणु जैसी कोई चीज नहीं होती, क्योंकि वो सामान्य आंखों से दिखाई नहीं देते। पीट हेग्सेथ का यही बयान चर्चा में आ गया। वैसे पीट हेग्सेथ को अमेरिकी सेना में काम करने के दौरान 2 बार ब्रॉन्ज स्टार मिल चुका है। अफगानिस्तान और इराक में भी वो काम कर चुके हैं। यानी ट्रंप की टीम ही इशारा दे रही है कि आने वाले समय में मोदी और ट्रंप की दोस्ती क्या नई ऊंचाइयां छुएगी और अमेरिका और भारत कहां तक जाएंगे। पाठशाला में अब अगली क्लास। महाराष्ट्र चुनाव में बड़ा ट्विस्ट आया। अब बागेश्वर बाबा की एंट्री हो गई और उन्होंने किसे बोल दिया कि छोड़ेंगे नहीं। बागेश्वर बाबा ने मुसलमानों और हिंदू राष्ट्र पर क्या बड़ी बात कही है, अब इसका चर्चा। महाराष्ट्र के चुनावों में इस बार बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे की सबसे ज्यादा चर्चा है। विपक्ष के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ही यही है कि उनके पास इस नारे का तोड़ नहीं है। विपक्ष इस बात का प्रेशर भी महसूस कर रहा है कि सियासत के अलावा सनातन से जुड़े लोग भी हिंदुओं को एकजुट करने का आह्वान कर रहे हैं। मतलब सिर्फ मोदी योगी नहीं है। इस समय बाबा बागेश्वर महाराष्ट्र के सोलापुर में कथा कर रहे हैं, जहां उन्होंने एक बार फिर देश के हिंदू समाज को संगठित होने का आह्वान कर दिया। बाबा बागेश्वर पिछले कई सालों से भारत को सनातन हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग कर रहे हैं। इसके लिए वो लगातार हिंदुओं को एकजुट होने की अपील कर रहे हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने राजस्थान में हिंदू समाज को नींद से जगाने का कटाक्ष किया था। कहा था कि हिंदू तो रावण से भी ज्यादा सो रहा लग रहा है। लेकिन इस बार उन्होंने हिंदुओं को जागरूक करने के लिए कुछ दिलचस्प उदाहरणों के साथ अपनी बात कही। कैसे अगर ये हिंदू एकजुट हुआ तो महाराष्ट्र चुनाव में असर करेगा, उसकी भी बात करूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बाबा बागेश्वर की बातों के कुछ हिस्से सुनवाता हूं, ताकि आप समझ सकें कि बाबा बागेश्वर में महाराष्ट्र चुनाव के बीच सनातन का कैसा माहौल बना दिया है। मैं भी बागेश्वर बाबा हूं, मुझे भी हिंदू राष्ट्र चाहिए। अब छेड़ोगे तो छोड़ा नहीं जाएगा। हम सब हिंदू। भारत कितना अद्भुत है। यहां हसीना को भी जगह मिलती है और सीमा को भी जगह मिलती है। हिंदू राष्ट्र बनेगा, हम बनाएंगे हिंदू राष्ट्र। जैसे वो अपने मजहब के लिए खड़े हो जाते हैं, हम लोगों को भी अब अपने सनातन धर्म के लिए इकट्ठा खड़ा होना है। पाकिस्तान में हिंदू 22% से 6% बचा। भारत में 6% से 22% हो गया। बाबा बागेश्वर जब भी अपनी बात कहते हैं तो देश के करोड़ों हिंदू उन्हें ध्यान से सुनते। यही वजह है कि वो देश के किसी भी इलाके में जाते हैं, वहां जनसैलाब पहुंचता है। महाराष्ट्र के सोलापुर में भी बाबा बागेश्वर को सुनने के लिए हजारों लोगों की भीड़ पहुंच गई। यहां भी बाबा बागेश्वर ने देश के हिंदुओं को जात पात में बंटने के बजाय एकजुट होने का आह्वान कर दिया। इस दौरान बाबा बागेश्वर ने जो बातें कही, उससे सुनकर पहले तो लोगों को हंसी आई, फिर लोगों को लगा कि बाबा बात तो सही कह रहे हैं। बाबा बागेश्वर का यह बयान सुनिए। इसके बाद उन्होंने हिंदू राष्ट्र और मुसलमानों को लेकर क्या कहा वो भी दिखाता हूं। भारत के धर्म विरोधियों, अभी तक हिंदू चुप थे, इसका मतलब ये नहीं थे कि डरे थे। अब छेड़ोगे तो छोड़ा नहीं जाएगा। हाँ, डरे नहीं थे, एक होने की तैयारी कर रहे थे। अब ये सोलापुर का नजारा बता रहा है कि हिंदू क्या है। बोलो बोलो बोलो, हम सब हिंदू। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, कुछ हिंदू भारत आ गए। भारत कितना अद्भुत है। यहां हसीना को भी जगह मिलती है और सीमा को भी जगह मिलती है। हसीना और सीमा दोनों भारत में ही सुरक्षित हैं। इतने इस्लामिक राष्ट्र हैं पर भारत में सुरक्षित हैं। हम किसी की बुराई नहीं करते, हमें क्या लेना देना। हम तो बाबाजी आदमी हैं। और अगर किसी को बुरा लग भी रहा हो तो हाजमोला की गोली खा ले, हम क्या कर लेंगे। इस्लामिक राष्ट्र 60 से ज्यादा हैं, ईसाइयों के देश 90 से ज्यादा हैं, हिंदुओं का एक भी देश नहीं। आज इजराइल लड़ रहा है अपनी संस्कृति को बचाने के लिए। अब हम लोगों को भी घर से बाहर निकलकर जात पात को भुलाकर, ऊंच नीच भेदभाव छुआछूत को मिटाकर हम सब हिंदू एक हैं, इस बात पर जोर देकर के अब घर से बाहर निकलना पड़ेगा।
अब लोग परेशान हैं कि मोदी योगी तो महाराष्ट्र में कह ही रहे थे कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। बाबा बागेश्वर भी हिंदुओं को जोड़े जा रहे हैं। बाबा बागेश्वर की इन बातों को सुनकर कुछ लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि वो सनातन के बीच सियासी बातें क्यों कर रहे हैं। लेकिन बाबा बागेश्वर को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि देश में कोई चुनाव चल रहा है या कोई त्योहार चल रहा है। वो अपनी बात समय देखकर नहीं बल्कि सनातन को देखकर करते हैं। अब वो अलग बात है कि इस बार उनकी बातों की टाइमिंग चुनावों के बीच बैठ गई। इस बार बाबा बागेश्वर ने हिंदुओं को एकजुट करने के लिए जो उदाहरण दिए उसकी चर्चा सबसे ज्यादा है। सुनिए बाबा बागेश्वर के वो बयान जिनकी बड़ी चर्चा हो रही है। भारत के हिंदुओं, हमने तो कसम खा ली है, जब तक जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव और छुआछूत से लोगों को ऊपर नहीं उठा देंगे तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे। अच्छा, तुम्हें पता है एक बात? पूछो क्या? मुसलमानों में भी जातियां हैं, शिया हैं, सुन्नी हैं, पठान हैं, खान हैं, लेकिन उनके मजहब पर जब कोई उंगली उठाता है तो वो सिर्फ मुसलमान है। हम लोगों में दिक्कत क्या है? हम लोगों में जातियां हैं और जातिवाद है, लेकिन अब वर्तमान का हिंदू जागने लगा है। जैसे वो अपने मजहब के लिए खड़े हो जाते हैं, हम लोगों को भी अब अपने सनातन धर्म के लिए इकट्ठा खड़ा होना है। भारत के हिंदुओं, तुम्हें अब जागना पड़ेगा। पाकिस्तान में हिंदू 22% से 6% बचा, उससे भी नीचे आ गया, लेकिन भारत में 6% से 22% हो गया। इससे सिद्ध होता है कि जहां भी 100 हिंदुओं के बीच में एक मुसलमान रहेगा वो सुरक्षित रहेगा, लेकिन 100 मुसलमानों में 10 हिंदू भी सुरक्षित नहीं है। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, हम इस्लाम के खिलाफ नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि बाबा बागेश्वर सनातन की रक्षा के लिए या हिंदुओं को एकजुट करने की बात अचानक करने लगे। वो पिछले कई सालों से हिंदुओं से कह रहे हैं कि भैया साथ आ जाओ, जाति में मत बंटो। हालांकि पिछले कुछ समय से उनके कुछ बयानों की चर्चा बहुत तेज हो गई। आपको बाबा बागेश्वर का वो बयान भी दिखाता हूं जो पूरे देश में वायरल हो रहे हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ को लेकर कहा था कि महाकुंभ में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित कर देना चाहिए। इसके पीछे उन्होंने तर्क दिया कि जब मक्का मदीना में हिंदुओं का प्रवेश नहीं होता तो कुंभ में मुसलमानों का प्रवेश क्यों होना चाहिए। एक और बयान सुनिए जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत में गजवाए हिंद नहीं भगवाए हिंद चाहिए। इस बयान से हड़कंप मच गया था। इसी तरह धर्म विरोधी ताकतों को चुनौती देते हुए बाबा बागेश्वर ने कहा था कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। इस पर भी बड़ा हंगामा मचा। हिंदुओं को जागरूक करने के लिए बाबा बागेश्वर ने यह तक कह दिया कि अगर हिंदू नहीं जागेगा तो देश बांग्लादेश बन जाएगा। कुछ दिन पहले उन्होंने राजस्थान में हिंदुओं पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि कुंभकर्ण के बाद अगर कोई सोया है तो वो हिंदू ही है। यानी वो लगातार उस पॉइंट पर हिट कर रहे हैं जो हिंदू को दिल में लगे, महसूस होगी यार कुछ तो कह रहे हैं, एक बार सोचे तो ये क्या कह रहे हैं। बाबा बागेश्वर की हिंदू राष्ट्र वाली बातों को सुनकर बहुत से लोग उत्साहित हैं। आज जब बाबा बागेश्वर महाराष्ट्र के सोलापुर में कथा कर रहे थे तो उनकी नजर एक पोस्टर पर चली गई। इसके बाद बाबा बागेश्वर ने पोस्टर लाने वाले लड़के को मंच पर बुला लिया। इस पोस्टर पर क्या लिखा था, बाबा बागेश्वर ने उस लड़के से क्या कहा, आप भी देखिए। छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की। हाँ, यहां इधर आओ। क्या है? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। मैं भी बागेश्वर बाबा हूं, मुझे भी हिंदू राष्ट्र चाहिए। हाँ भैया, हम भी बाबा बागेश्वर बाबा हैं। इधर आ, बहुत अच्छा भी। क्या नाम है? गणेश। कहां के हो? इधर के हो? तो तुम चाहते हो भारत हिंदू राष्ट्र हो? जरूर चाहता हूँ। कहां रहते हो? सोलापुर में। शेलगी। सेलगी? ओहो, जरा बैनर दिखाओ सबको। जोरदार ताली बजा के इस बच्चे का उत्साह बढ़ाओ। भारत हिंदू राष्ट्र की। सोलापुर के दरबार में आज एक हैरान करने वाली घटना भी हुई। बाबा बागेश्वर ने हजारों लोगों की भीड़ में उस भक्त को पहचान लिया जो उनके लिए एक अनमोल उपहार लेकर आया था। हैरानी की बात यह कि बाबा बागेश्वर ने इसके बारे में ऐसे ऐसे राज खोले कि दरबार में बैठा हर आदमी सन्न रह गया। बाबा बागेश्वर ने यह तक बता दिया कि यह उपहार किसने और कब तैयार किया है। देखिए वहां क्या हुआ। एक लड़का हमारी फोटो पेंटिंग बना के लेके आया है। आजा पगला, आजा बेटा, आजा।
अमीर लोग तो हमसे मिल लेते हैं, अमीरों को मंच पे आने मिल जाता है, कभी मंच पर उनको भी आना चाहिए जिनका कोई नहीं होता है। आजा बेटा आजा। तुम नहीं बनाई? अच्छा ले देखो, किसी और से तो नहीं बनवा के ले आया? झूठ ना बोलिए, ना कटा, नहीं तो पर्ची खोल देवी फिर। वैसे एक बात बताएं, ये आज की ही बनी हुई है, प्रातः काल तक बनाते रहे, रात्रि में तुमने 1 बजे से बनाना प्रारंभ किया और 3:40 तक तुम बनाते रहे सुबह तक, इसीलिए हमने तुम्हें बुलाया। हाँ या ना? यस यस, बनाइए बनाइए, इसी टाइम पे बनाया। यस यस, इसी टाइम पे बनाया। हाँ जी हाँ। बहुत प्यारे हो, बहुत प्यारे हो, खुश रहो, आशीर्वाद। ले ये भभूति ले जा, न कटा, भभूति ले जा। इधर हिंदू राष्ट्र बनेगा? हम बनाएंगे हिंदू राष्ट्र। ओहो, महाराष्ट्र में तो भैया छत्रपति शिवाजी जैसा जोश है। अब इसी बात से कई लोग परेशान हैं कि बाबा बागेश्वर एक तो हिंदुओं को जोड़ रहे हैं, यही काम मोदी भी कर रहे हैं, यही काम योगी भी कर रहे हैं। हिंदू अगर जुड़ गया तो जो लोग बांट के वोट लेने का प्रयास कर रहे हैं फिर वो कैसे सफल होंगे? दूसरी बात, वो बार बार हिंदू राष्ट्र कहते हैं तो बड़ा बवाल होता है, जबकि वो कई बार कह चुके हैं कि हिंदू राष्ट्र में सब रह सकते हैं, सिख भी, ईसाई भी, मुसलमान भी, सब, जैन पारसी सब। उनके हिंदू राष्ट्र का मतलब वही है कि जहां हिंदू की पहचान हिंदू की हो, हिंदू कम से कम एकजुट होकर रहे, और इसके लिए वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। वो कहते हैं मंदिर में जाते हो, जूते चप्पल बाहर उतारते हो, साथ में अपनी जाति भी तो बाहर उतार के जाओ। हिंदू कब ये समझेगा कि जाति को छोड़ना है, अपनी आइडेंटिटी हिंदू की बनानी है, अपनी आइडेंटिटी भारतीय की बनानी है? और जब तक ये नहीं होगा देश कैसे आगे बढ़ेगा, ये प्रश्न वो बार बार पूछते हैं। अब जिसको बुरा लगता है वो लगता रहे, वो तो सोचते नहीं है, वो तो अपनी बात कह रहे हैं, लगातार कह रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि हिंदू जागे और समझे इस बात को। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक